कूच बिहार जिला में हम लोग बामसेप के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं और इस मीटिंग में आप सब लोग जो आए, आपका सबसे पहले अभिनंदन। कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ संगठन की ओर से। आज देश के हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। भारत में दो प्रकार की लड़ाइयाँ चल रही है। एक है रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण की, और एक लड़ाई चल रही है सोशल पोलराइजेशन, सामाजिक ध्रुवीकरण की। जो धार्मिक ध्रुवीकरण की जो लड़ाई है, ये कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग चला रहे हैं, जिससे हिंदुत्व मजबूत होगा। अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो ब्राह्मण मजबूत होगा, क्योंकि हिंदू का ठेकेदार तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अगर मजबूत हुआ तो हमारे समाज की गुलामी दीर्घजीवी होगी। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण के लड़ाई से हमारा सत्यानाश होने वाला है और ना ही हमारी किसी भी समस्या का समाधान होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग सामाजिक ध्रुवीकरण को मानते हैं और आज बामसेप को 42 ईयर्स हो चुके हैं और 42 साल में बामसेप इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़ रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण से क्या होगा? तो जो एससी, एसटी, ओबीसी और इससे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, अगर सामाजिक ध्रुवीकरण होगा इनमें तो संचय शक्ति का निर्माण होगा और उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग आप सामाजिक क्रांति के लिए कर सकते हो। अगर सामाजिक क्रांति हुई तो राजनीतिक क्रांति होगी, राजनीतिक क्रांति हुई तो धार्मिक क्रांति होगी, धार्मिक क्रांति हुई तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, जिस व्यवस्था ने हमको हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा। साथियों, दुनिया के तुलना में भारत की जो समाज व्यवस्था है उसको हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के तुलना में भारत की जो समाज व्यवस्था है वो बहुत ही अलग किस्म की है। दुनिया में वर्ण व्यवस्था नहीं है, भारत में वर्ण व्यवस्था है। दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है, भारत में जाति व्यवस्था है। दुनिया में क्रमिक असमानता नहीं है, भारत में क्रमिक असमानता है जातियों में, जिस वजह से उच्च नीचता निर्माण हुई और ये धर्म में भी आया। दुनिया में सछूत अछूत नहीं है, भारत में है। दुनिया में जितने धर्म असुरक्षित नहीं उतने भारत में है। तो ये समाज व्यवस्था है कि एक समूह को हजारों साल पहले भारत में जंगल की ओर खदेड़ दिया, जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से जिनको हजारों सालों से वंचित रखा, वो आदिवासी समाज, जिनका अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ। भारत में और एक समूह को गांव के बाहर रखा गया। दुनिया में जानवर छूने लायक था, लेकिन भारत में इंसान अछूत था, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते, और जिनको अधिकार से वंचित रखा और किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उनको बहाल नहीं किया, वो शूद्र लोग जो गांव के अंदर थे, जिनको हम पिछड़े कहते हैं। तो इनसे जिन्होंने तंग आकर ये जो खड़ी वर्ण व्यवस्था थी,
इस खड़ी वर्ण व्यवस्था से जो लोग तंग आकर, जो लोग परेशान होकर, जिन्होंने समतावादी धर्म को स्वीकार किया, वो सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान है, जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म के ऊपर लात मारी। किसी ने इस्लाम को स्वीकारा, इस्लाम में मसावाद है। इस्लाम मसावाद का प्रचार करके किसी को भी अपने धर्म का प्रचार कर कर किसी को भी और कोई भी इस्लाम स्वीकार सकता है, क्योंकि उसमें मसावाद है। क्रिश्चियन इक्वेलिटी का प्रचार करके कोई भी क्रिश्चियन बन सकता है। सिख में भी समानता है, इक्वेलिटी है। बुद्धिज्म में भी, बुद्धिस्ट लोगों में भी समानता है, वो भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म वर्ण व्यवस्था के आधार पर खड़ा है, उच्च नीचता के आधार पर खड़ा है। जो लोग वो प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बना सकते, प्रचार करके किसी को हिंदू नहीं बना सकते, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। और वो उच्च नीचता के आधार पर खड़ा है, तो वो प्रचार करके किसी एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं बना सकते। लेकिन सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान, जिनमें मसावाद है, इक्वेलिटी है, समानता है, वो लोग अपने धर्म का प्रचार करके किसी को भी वो लोग सिख बना सकते हैं, ईसाई बना सकते हैं, यानी क्रिश्चियन बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो परिस्थितियां जो भारत में निर्माण हुई है कि आज जो अल्पसंख्य लोग हैं, जिनकी संख्या 3.5% है, वो अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य बनने के लिए आज वो लोग एससी, एसटी, ओबीसी को इनके बीच में धार्मिक ध्रुवीकरण करके वो लोग आज बहुसंख्य बन रहे हैं। जैसे मुसलमानों के विरोध में अगर एससी, एसटी, ओबीसी को अगर खड़ा करना है तो बेहतरीन किस्म के हिंदू बन जाते हैं। लेकिन अगर आरक्षण देने का मामला है तो कहते हैं आप आदिवासी हो, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप ओबीसी हो, सर्टिफिकेट लाओ, कागजात लाओ। लेकिन मुसलमानों के घर जलाना है तब हिंदू हो, जब नौकरी देने का मामला आता है तब शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो। जो बातें आपको बताई जा रही है बहुत गंभीर बातें। मैं किसी धर्म के विरोध में या किसी धर्म के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। पहली बात, मैं प्रचारक हूं उस विचारधारा का जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करने का जो अभियान इस देश में चल रहा है, हम उसके प्रचारक हैं। लेकिन जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, जिसमें हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, इस देश में अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा राज है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ता है तो किसी भी गांव का, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता संख्या के आधार पर। 3.5% है तो 3.5% लोग किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो कुछ तो होगा, कोई तो षड्यंत्र होगा। जिनकी संख्या 3.5% है वो लोग मुसलमानों को अल्पसंख्याक कहते हैं, हालांकि मुसलमानों की संख्या 15% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। वो 3.5% लोग 15% मुसलमानों को अल्पसंख्याक कहते हैं
और मजे की बात, मुसलमान भी खुद को अल्पसंख्यक मानता है। जो बातें आपको बताई जा रही, जिनकी संख्या 15% है, वो भी खुद को अल्पसंख्यक मानता है। और जो खुद ब्राह्मण अल्पसंख्य है, 3.5% है जिनकी संख्या, वो SC ST OBC में रिलीजियस पोलराइजेशन का आंदोलन चलाता है, धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई चलाता है, और हिंदू के नाम पर अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाता है। और देश के ऊपर आज वो राज कर रहा है। ये बहुत बड़ा हथकंडा है। साथियों, जिनके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिन्होंने गैर बराबरवादी व्यवस्था इस देश में निर्माण की, अगर उनके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो कोई हैरा गहरा नत्थु खैरा लोग नहीं है। हजारों सालों से इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। 5000 साल पहले जो आर्य भारत में आए थे, आज वर्तमान के ब्राह्मण हैं, तो मजबूत लोग हैं, पत्थर सरीका मजबूत है। अगर उनके विरोध में हम लोग अगर विद्रोह करना चाहते हैं तो पत्थर को अगर सिर मारेंगे तो नुकसान सिर का होगा, पत्थर का तो होगा नहीं। तो दुश्मन के चरित्र को जाने बगैर, दुश्मन के षड्यंत्र को जाने बगैर हम लोग हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो आजादी है, हम लोग हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दुश्मन के कैरेक्टर को, दुश्मन के चरित्र को सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि अगर हजारों सालों से अगर वो लोग राज कर रहे हैं तो हजारों सालों से 2 षड्यंत्र इस देश में करते आए हैं। पहला षड्यंत्र है विभाजन और दूसरा है अज्ञानता। विभाजन की वजह से हम SC ST OBC माइनॉरिटी इकट्ठा नहीं हो पा रहे। मुझे खुशी हो रही है कि आज जहां पर ये हमारी मीटिंग चल रही है, वहां पे मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, नमोशूद्राय भी है, बावरी भी है, राजवंशी भी है। मुझे खुशी हो रही। लेकिन ये विभाजन जो षड्यंत्र उन्होंने किया, जिसकी वजह से हजारों सालों से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। पहला विभाजन किया वर्ण व्यवस्था में, हमको शूद्र अति शूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था, 6743 जातियां बनाई। शेड्यूल कास्ट में 1700 जाति है, आदिवासियों में 850 जाति है, OBC में मंडल आयोग के अनुसार 3743 जाति है, जैनों में 237 जाति है, और कुछ जातियां जिन्होंने धर्म परिवर्तन किए उसमें चली गई। जैसे बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन गए तो जाति खत्म हुई क्या उनकी? नहीं हुई। बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है, बहुत सारे आदिवासी मुसलमान बन गए, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट मुसलमान बन गए, तो जाति तो खत्म नहीं हुई। धर्म परिवर्तन हुआ किंतु विचार परिवर्तन नहीं हुआ, और विचार परिवर्तन ना होने की वजह से वो जाति उस धर्म में लेकर गया। इसलिए हम कहते हैं कि SC ST OBC में महादेव नाम था, जब इस्लाम को स्वीकारा तो मोहम्मद बन गया। फर्क इतना ही हुआ, दूसरा कुछ नहीं हुआ। इधर महादेव था, उधर मोहम्मद बन गया। जो भारत का सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान है, ये यहां का मूल निवासी है। मोगल विदेशी थे, अंग्रेज विदेशी थे। साथियों, जातियों में विभाजन किया जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। जातियों में क्रमिक असमानता निर्माण की, हर जाति में यह भाव निर्माण किया कि उसके नीचे एक जाति है। नमोशूद्राय को लगता है उसके नीचे एक जाति है, राजवंशी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, पोंड्रो को लगता है उसके नीचे एक जाति है, बावरी को लगता है उसके नीचे एक जाति है, संथाल को लगता है उसके नीचे एक जाति है। मुसलमानों में भी ये है, क्रिश्चियनों में भी ये है भारत में, क्योंकि भारत की समाज व्यवस्था दुनिया की तुलना में अलग है। दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, भारत में है। तो 6743 जाति के टुकड़े, उसमें भी ऊंच नीचता निर्माण कर दी।
जिससे कुछ लोग छूने लायक और कुछ लोग अछूत पैदा हुए। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों को अनटचेबिलिटी मालूम नहीं थी, अछूत क्या है मालूम नहीं था। तो जब वो भारत में आए तो भारत के लोगों को ऐसे टच करके देखते थे, है कुछ भी तो नहीं हो रहा है। उनको अनटचेबिलिटी मालूम नहीं था, उनके देश में ये व्यवस्था नहीं थी। तो वो भारत में आए तो ऐसे लोगों को टच करके देखते, अरे यार कुछ भी तो नहीं हो रहा, ये काय का अछूत है भाई। अंग्रेजों को लगा साला अछूत होगा तो करंट मारेगा, कुछ तो करेगा, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। जो समस्याएं हैं, ये विभाजन, जिसकी वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, अज्ञानता। हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अज्ञानता इतनी फैलाई गई हजारों सालों से कि जिस वजह से इस देश में ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। हम डॉक्टर हो सकते, वकील हो सकते, इंजीनियर हो सकते, प्रोफेसर हो सकते, IIT IIM के स्टूडेंट हो सकते हैं, हम IAS IPS IFS IRS अधिकारी हो सकते हैं। ये एजुकेशन है, इसे कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ करियर है। सोशल एजुकेशन कहां मिला हमारे लोगों को? अगर सोशल एजुकेशन नहीं मिला तो सामाजिक आस्था कहां से होगी? अगर सामाजिक आस्था नहीं होगी तो सामाजिक ईमानदारी नहीं होगी, और सामाजिक ईमानदारी से सामाजिक आंदोलन खड़ा होता है। सोशल ऑनेस्टी होनी चाहिए। हम शिक्षित है लेकिन जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं है इसीलिए अज्ञानी है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर है। इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग भी अलग है, नॉलेज की स्पेलिंग भी अलग है। लेकिन हमारे समाज में क्या धारणा बनी है? अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, अरे बहुत ज्ञानी इंसान है। अरे इंफॉर्मेशन सिर्फ डेटा है भाई, ये मोबाइल से मिलता है, कंप्यूटर से मिलता है, किताबों से मिलता है, ये डेटा है, वो नॉलेज नहीं है। बट अप्लाइड इंफॉर्मेशन आफ्टर नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, अगर उसका आपने एप्लीकेशन अगर सही तरीके से नहीं किया तो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि बहुत ज्ञानी इंसान है। तो साथियों, हम शिक्षित हो सकते हैं लेकिन जागरूक नहीं है, और ये जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि हमको सामाजिक शिक्षा नहीं मिली है। हमें जो शिक्षा मिली वो एकेडमिक एजुकेशन है, जिसका उद्देश्य सिर्फ करियर है। जो भी बच्चा पढ़ाई करता है करियर के लिए। तो विभाजन उनका षड्यंत्र है, जिसकी वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और अज्ञानता जिस वजह से दुश्मनों का षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रतिदिन हमारे विरोध में षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है, लॉकडाउन जारी है, फिर भी राम मंदिर का खोदकाम शुरू किया, फिर भी कामगारों के विरोध में, कामगारों के समर्थन के जो 27 कानून थे वो खत्म किए, उनके विरोध में कानून बनाया। अभी भी किसान, अभी भी मजदूर जो है वो परेशान है। इसी लॉकडाउन में ही किसानों के विरोध में 3 नए कानून उन्होंने बनाए, MSP खत्म कर दी, जिस वजह से अभी भी सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान भाई लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी लॉकडाउन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों का सत्यानाश होने का कार्यक्रम है। इसी लॉकडाउन में देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, लॉकडाउन जारी है, लोगों के जिंदगी की चिंता सरकार को होनी चाहिए। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जो सेक्टर थे, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट थे, वो सारे बेचे जा रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र प्रतिदिन हमारे विरोध में हो रहा है, उस षड्यंत्र के बारे में हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक ही कारण है, अज्ञानता। ये 2 षड्यंत्र हजारों सालों से करते आ रहे हैं। वो षड्यंत्र सिर्फ समाज व्यवस्था में ही नहीं किया, उन्होंने धर्म में भी षड्यंत्र करके विभाजन किया।
दुनिया में 3 कौम इक्वेलिटी के विरोधी है, उसका नाम है यहूदी, ज्यू और भारत के ब्राह्मण। ये तीनों की नस्ल एक है। यहूदी, ज्यू और भारत के ब्राह्मण, ये तीनों की नस्ल एक है, इनका डीएनए एक है और ये तीनों भी इक्वेलिटी के विरोधी है और इन्होंने धर्म में भी विभाजन किया। इस्लाम में शिया और सुन्नी, क्रिश्चियन में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, सिख में मजहबी सिख, रामदासी सिख। जो बातें बता रहा हूं वो कोई गलत बातें नहीं बता रहा हूं। अगर किसी चीज के ऊपर बोल रहा हूं तो पहले कुछ समझ रहा हूं तभी ना बोल रहा हूं। और आप लोग कोई अड़ानी अशिक्षित तो है नहीं जो मेरे सामने बैठे हुए। उन्होंने धर्मों में भी विभाजन किया। जो इक्वेलिटी के विरोध में है, उन्होंने दुनिया में धर्म में भी विभाजन उन्होंने किया। जैनों में श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, बुद्धिस्ट में हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। वो साधारण लोग नहीं है जिनके विरोध में विद्रोह करना चाहते हो, जिनके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हो, उनके कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा पत्थर को सिर मारोगे तो नुकसान पत्थर का नहीं होगा, सिर का होगा। इसीलिए जो बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उन बातों को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आज देश को चलाने की जो यंत्रणा है, विधेय पालिका पार्लियामेंट, जहां पर हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजते, वो आज उनके नियंत्रण में। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में निर्माण हुई। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, इनकी जाति चेक कर लो आप, सारे के सारे ब्राह्मण। उसी कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार काम करता था, जो महाराष्ट्र नागपुर का ब्राह्मण था। वो 1935 तक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था विदर्भा का। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। जब आरएसएस बनाई तब 10 साल और कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। इसका मतलब कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाने के लिए रिलीज किया। तो आरएसएस भी ब्राह्मणों का दल। उस आरएसएस में आपके बंगाल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने हरिचांद जी और गुरुचांद ठाकुर जी का आंदोलन खत्म कर दिया और हिंदू महासभा को बड़े पैमाने पर बंगाल में खड़ा किया। वो आरएसएस के सर्वे सर्वा थे। उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया और जनसंघ का नाम 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, इनकी भी जाति चेक कर लो आप, इन्होंने बीजेपी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। जो बातें आपको बताई जा रही, यानी 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 18 साल बीजेपी ने राज किया। आज उनका 19वां साल चल रहा है। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। देश चलाने की यंत्रणा, विधेय पालिका उनके नियंत्रण में, एक जाति के नियंत्रण में। लोगों को लगता है कांग्रेस बीजेपी अलग है। हम कह रहे चचेरे मौसेरे एक ही भाई है। वो एक शरीर की 2 भुजाएं हैं। कांग्रेस ने 55 साल राज किया मुसलमानों की बदौलत, और कांग्रेस के ही कार्यकाल में 63,000 फसाद हुए, 52,000 मुस्लिम नौजवान जेल में गए। फिर भी मुसलमानों को पूछो ना, कांग्रेस सेकुलर है। जिसने सत्यानाश किया सेकुलर है। अभी इस बंगाल में डर बताया जा रहा है बीजेपी आएगी। मालदा टाउन में हमारे एक मुस्लिम साथी है, उन्होंने मीटिंग रखी, तो बंगाल से हर जिला से 4-4, 5-5 लोग वहां पर इकट्ठा हुए, 150-200 लोग। तो मुझे भी बुलाया कि बामसेब की ओर से आप भी 10 मिनट बात रखने के लिए आइए। वहाँ पे बहुत बुद्धिमान विद्वान लोग आए थे। तो मैं गया, तो बांग्ला में कार्यक्रम चल रहा था। बांग्ला मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं समझने वाला व्यक्ति लेकर गया। तो उन्होंने कहा मुझे बात रखिए। तो मैंने कहा मैं 1-2 लोगों के भाषण सुनना चाहता हूँ, फिर मैं 10 मिनट मेरी बात रखूँगा। तो जब 1-2 लोगों ने भाषण दिया तो मैंने जो साथ में व्यक्ति लेकर गया था उनको पूछा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये मीटिंग क्यों रखी है। तो उन्होंने मुझे बताया
ये मीटिंग इसलिए रखी है कि बीजेपी को रोकना है तो मुसलमानों को किसके साथ जाना चाहिए। मैं बोला वाह रे पट्टे शेर, 40% मुसलमान बंगाल का सोच रहा है। फिर मेरा नंबर आया तो मैं उनको एक बात बताया कि गवर्नमेंट कहता है 27% है, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि बंगाल में मुसलमान 35-40% है। तो बोला आप लोग ये सोच रहे हो कि बीजेपी को रोकना है तो किसके साथ जाना होगा? कांग्रेस के साथ जाना होगा या टीएमसी के साथ जाना होगा, ऐसे आप सोच रहे हो? बोला मुसलमान कौम ये निर्णायक कौम है, सियासत पर बिठाने वाली कौम है। जिन्होंने कांग्रेस को 55 साल सियासत पर बिठाया, कांग्रेस की औकात नहीं थी। ये मुसलमानों ने कांग्रेस की औकात बनाई इस देश में। नहीं तो 3.5% लोगों की क्या औकात है? बीजेपी की कोई औकात है क्या? ये तो SC ST OBC के बदौलत आज उनकी औकात बनी है। मुसलमानों की बदौलत कांग्रेस की औकात बनी हुई है, और दोनों भी जालिम का दल है। तो मैंने उनको कहा ये बात, तो मुझे 10 मिनट का समय दिया था, तो तीसरे ही मिनट में चिट्ठी दी। मैं बोला ये तो होना ही था, क्योंकि दवा कड़वी होती है लेकिन बीमारी गायब करती है। तो आपको अच्छा लगे ये शब्द मेरे से अपेक्षा करते हो तो ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो मैंने उनको एक बात बताई कि आप 35-40% लोगों विकल्प खड़ा क्यों नहीं करते? ये सोच आपके अंदर क्यों नहीं आ रही है कि विकल्प खड़ा करो? ये सोच आपके अंदर क्यों नहीं आ रही है? जिस जालिम ने इतने साल में आप लोगों का सत्यानाश किया, तो क्या अल्लाह ताला ने जालिम के साथ में खड़ा रहने का आदेश दिया? नहीं दिया ना। तो क्या कांग्रेस बीजेपी कुरान से बड़ी है? नहीं है ना। इसका मतलब आदेश का फॉलो नहीं कर रहे हो और कहते हो कि मैं सच्चा मुसलमान हूं। आदेश जब दिया गया है कि जालिम के साथ खड़ा नहीं होना है, मजलूम के साथ खड़ा होना है, यह आपको आदेश है, फिर भी इसका आप लोग पालन नहीं कर रहे हो, जिस वजह से खुद का भी नुकसान कर रहे हो और जो मजलूम लोग हैं SC ST OBC उनका भी नुकसान कर रहे हो। 55 साल आपका भी खुद ने नुकसान किया और हमारा भी किया। जालिम कितना परसेंट है? 1.8% है। कितना परसेंट? 1.8%। 25 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, जालिम का दल। CPI ने 34 साल राज किया। ज्योति बसु ब्राह्मणों का दल, जालिम का दल। TMC ने 10 साल राज किया। तो ममता बनर्जी क्या SC ST OBC है? नहीं, ब्राह्मण है, जालिम का दल। अच्छा, हम मजलूम कितने हैं? तो शेड्यूल कास्ट 22%, शेड्यूल ट्राइब 6%, OBC 40%, मुसलमान गवर्नमेंट के रिकॉर्ड अनुसार 27%, टोटल मारो होते 95%, मजलूम है 95%, जालिम है 1.8%, राज कर रहा है। तो हमारे समाज में जो IAS IPS है, जो डॉक्टर वकील इंजीनियर पढ़े लिखे हैं, तो क्या चाटने का इनके एजुकेशन को इतनी भी अकल नहीं आ रही? जो बात मुझे समझ में आ रही है अगर उनको नहीं आ रही तो आप उनको कह सकते हो वो बुद्धिमान है। हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि उन्होंने सिर्फ समाज व्यवस्था ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने इस देश में धर्म में भी, दुनिया में धर्म में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया और धर्म में भी उन्होंने विभाजन किया। जैसे भारत में समाज व्यवस्था में टकराव चल रहा है, SC ST OBC हम लोग इकट्ठा नहीं आ रहे हैं, वैसे भी भारत में और दुनिया में धर्म भी इकट्ठा नहीं आ रहे। ये मामला है। तो ये मजबूत लोग हैं।
क्रिश्चियनों के चर्च के ऊपर हमला किए, बुद्धिस्ट बोध गया में भी उन्होंने प्रयोग किया, बम ब्लास्ट हुआ। बाबरी मस्जिद का तो इतिहास आप सभी लोग जानते हैं, उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग राजनीति है। तो कहने का मतलब, जो बातें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जालिम जो है, दुश्मन जो है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूत करता है। यह समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो हमारा सत्यानाश तय है। तो हमें सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़नी होगी और पैरेलल सिस्टम इस देश में निर्माण करनी होगी। इसलिए इस देश में 1973 में सामाजिक ध्रुवीकरण के आंदोलन की शुरुआत हुई तथाकथित आजाद भारत में और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद में। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के बाद में भारत में चमचा युग शुरू हो गया, जाति जाति में चमचे पैदा हुए जो चुनाव के दौरान अपने जाति को मैनेज करते रहते हैं। चुनाव के दौरान जो मैनेज करते रहते, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब आम्बेडकर जाने के बाद तैयार हुई। ये बातें मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब, मानवर काशीराम साहब और दीना भानाजी साहब, ये 3 लोगों के ध्यान में आई। दीना भानाजी राजस्थान के थे, काशीराम साहब पंजाब के थे और डी.के. खापर्डे साहब महाराष्ट्र के थे। और तीनों भी अलग अलग प्रांत के थे और एक जाति के नहीं थे, अलग अलग जाति के थे। और इन्होंने 1973 में एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी को जोड़ने का अभियान शुरू किया और 1978 में बामसेप का निर्माण किया। बामसेप ये शॉर्ट फॉर्म है, BAMCEF। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है V फॉर बैकवर्ड, एससी एसटी ओबीसी, A for ant, M for minority, C for community, E for employee, A for federation. The All India Backward and Minorities Communities Employees Federation. यह है बामसेप। अब बामसेप एम्प्लॉयज फेडरेशन है, लेकिन एम्प्लॉई लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन लाखों एम्प्लॉई बामसेप के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, 2 बात बताई। एक, एम्प्लॉय फेडरेशन है लेकिन एम्प्लॉय लोगों के लिए काम नहीं करता। दूसरी बात बताई, फिर भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जब आपका फायदा ही नहीं है तो आप क्यों जुड़ेंगे इधर? जब आपका फायदा ही नहीं तो आप क्यों जुड़ेंगे? जब कर्मचारियों का फायदा नहीं है फिर भी लाखों कर्मचारी बामसेप को चला रहे हैं, चला ही नहीं रहे, अपने कमाई का 5वां हिस्सा दे रहे हैं, अपने कमाई का 5वां हिस्सा दे रहे संगठन चलाने के लिए। उसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता, कर्मचारी, विद्यार्थी नहीं था, क्योंकि मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर देश चल रहा था। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, फातिमा शेख, इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन की बदौलत भारत में संविधान का निर्माण हुआ। और जिस समाज को अधिकार नहीं था 1950 के पहले, अगर मैं कहूं यहां पे कि 1950 के पहले यहां पर बैठे हुए किस व्यक्ति के पिताजी आईएएस थे, आईपीएस थे, डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे? जवाब देंगे आप? नहीं थे, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत संविधान का निर्माण हुआ और संविधान में अधिकार मिला। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। इस वजह से नेता निर्माण हुआ, इस वजह से कर्मचारी निर्माण हुआ, इस वजह से बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण हुआ।
ये महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत जो संविधान का निर्माण हुआ, उस वजह से निर्माण हुआ। तो जो क्रीम क्लास हमारे समाज में निर्माण हुआ, उनके परिवार की तो व्यवस्था हो गई, परिवार की तो व्यवस्था हो गई ना। अगर कोई टीचर बना, चपरासी बना, प्रोफेसर बना, अधिकारी बना, उनके परिवार की व्यवस्था हो गई, 2 वक्त खाने की व्यवस्था हो गई। पहले नहीं थी, गांव के बाहर था, अछूत था। संविधान ने मान सम्मान स्वाभिमान दिया, अब उनकी व्यवस्था हो गई। और ये जो अधिकार मिले, ये अधिकार किसी व्यक्ति के नाम पर संविधान में लिखे हुए नहीं है। ये जो अधिकार है, ये अधिकार संविधान में किसी व्यक्ति के नाम पर लिखे हुए नहीं है। कोई अगर बताएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने रात दिन अभ्यास किया, मेहनत किया, मैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना, रिजर्वेशन के बदौलत थोड़ी ना बना, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा, तो मेरिट में आए, इतना बुद्धिमान बना तो शिक्षा की वजह से बना ना है। अगर शिक्षा ही नहीं मिलती तो पढ़ने लिखने का अधिकार बाप दादा को नहीं था। आज मैं पीजी का स्टूडेंट हूं, 1 मिनट के लिए सोचता हूं, अगर मेरा दादा ग्रेजुएट होता तो, और उसका बाप अगर 12वीं पढ़ा लिखा होता तो मैं यहां पर होता कि भाषण देने के लिए। तो जनरेशन में कितना बदलाव होता। तो ये संविधान की बदौलत हमको अधिकार मिले। किसी व्यक्ति के नाम पर संविधान में अधिकार लिखे हुए नहीं है, अधिकार लिखे हुए हैं सोसाइटी के नाम पर। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, आर्टिकल 342 आदिवासियों के लिए, और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक जो सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान हैं, उनको सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया। बहुत जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है। बाइबल एक डिसिप्लिन है, कुरान एक डिसिप्लिन है, लेकिन देश संविधान पर चल रहा है। ये बात हम लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए। एक डिसिप्लिन है, धर्म एक जीने का साधन है, इंसान के लिए अनुशासन है कि समाज व्यवस्था में, क्योंकि हम पत्थर नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान है, तो इंसान को किस प्रकार से समाज व्यवस्था में जीना है उसका वो रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन जो देश चल रहा है वो देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चल रहा है ना, इसको हम लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। किसी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी धर्म का पालन हम कर सकते, उसका अनुशासन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। साथियों, जो बात आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह काम नहीं करता। लेकिन लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं। वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि बामसेप उन कर्मचारियों में रियलाइजेशन, एहसास निर्माण करता है कि ये जो शिक्षा मिली, ये जो नौकरी मिली, बुद्धिमान हो इस वजह से नहीं मिली, समाज के नाम पर मिली। जब नौकरी पर लगे तो सर्टिफिकेट जोड़े ना, सोसाइटी के सर्टिफिकेट जोड़े ना। अगर बुद्धिमान हो, मेरिट में आए हो, तो सर्टिफिकेट क्यों जोड़ते हो? ऐसे ही लग जाओ, जोड़ना पड़ता है। तो ये सोसाइटी के नाम पर अधिकार मिले। अगर समाज के नाम पर अगर शिक्षा, नौकरी, संपत्ति, ये सब कुछ अगर मिला है तो फिर समाज को पे बैक होना चाहिए। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी, जिनमें ये एहसास होता है कि मुझे समाज के नाम पर ये सब कुछ मिला, मुझे महापुरुषों के आंदोलन की वजह से सब कुछ मिला, जिस वजह से मेरा परिवार चल रहा है, ये जिनमें एहसास होता है वो लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा बामसेप में देते हैं। इसीलिए बामसेप में कर्मचारी काम करते हैं। ये उसका कारण है कि जो कुछ भी मिला महापुरुषों के आंदोलन की वजह से मिला, संविधान की वजह से मिला। उस अधिकारियों को बचाकर रखना हमारा काम है। इस वजह से वो लोग जो है बामसेप को मदद करते, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कर्मचारी के परिवार का बंदोबस्त हो गया,
लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों मजलूम ऐसे हैं जो आज भी 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं। भारत में 83 करोड़ लोगों की दिन की इनकम 6 से 20 रुपया है। 83 करोड़ लोग ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, उसकी अनामत रकम नहीं भर सकते। चुनाव प्रक्रिया से बेदखल कर दिया 83 करोड़ लोगों को। तो इसलिए इस देश में ये व्यवस्था चल रही है। साथियों, बामसेप 1978 में निर्माण हुआ, तब एक ही बामसेप के पूर्णकालीन प्रचारक थे मानवर काशीराम साहब। और जब 1984 में मानवर काशीराम साहब ने बसपा बनाई, तब बामसेप सिर्फ 13 राज्य और 140 जिलों का संगठन था। 13 राज्य और 140 जिलों का संगठन था। अब बामसेप एम्प्लॉय फेडरेशन है। एम्प्लॉइयों को सिविल कंडक्ट रूल लागू है और सिविल कंडक्ट रूल के अनुसार जो कर्मचारी होता है वो कर्मचारी किसी पॉलिटिकली पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता। बंगाल में ये रूल बना या टीचरों के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल कंडक्ट रूल में किसी भी पॉलिटिकली पार्टी के बैनर तले कोई कर्मचारी प्रचार नहीं कर सकता। तो इसलिए बामसेप जो है ये नॉन पॉलिटिकली है, नॉन रिलीजियस है, किसी धर्म का प्रचार नहीं करता और नॉन एजिटेशनल है, संघर्ष नहीं कर सकता। साथियों, जब काशीराम साहब ने बसपा बनाई तो बसपा पॉलिटिकली पार्टी थी, इस वजह से उनका और बामसेप का कोई संबंध नहीं था 84 के बाद में। तब मान्यवर खापर्डे साहब ने, जो बामसेप के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, जब वामन मेश्राम साहब पढ़ाई कर रहे थे, बाबा साहब आंबेडकर ने जो मिलिंद विद्यालय बनाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते हुए ही बामसेप से जुड़ गए। 1978 से मेश्राम साहब जुड़े हुए थे, लेकिन 84 में वामन मेश्राम साहब नौकरी कर रहे थे BSNL में, नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ जिला है। तो जैसे ही काशीराम साहब ने 84 में बसपा बनाई, वैसे ही खापर्डे साहब ने वामन मेश्राम साहब के सामने प्रस्ताव रखा कि अभी आपको नौकरी छोड़नी होगी। मेश्राम साहब ने उनके प्रस्ताव को स्वीकारा और स्वीकार कर 1984 में नौकरी छोड़ी और उन्होंने अपने जीवन में कुछ निर्णय लिए। पहला निर्णय कि मैं एक दिन एक रात बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा। निरंतर चलते रहे, रेलवे में चले, बस में चले, ऑटो में चले, टोटो में चले, टू व्हीलर पर चले, साइकिल पर चले। जो सार्वजनिक शौचालय वहां पर नहाना धोना किया, धर्मशालाओं में जिंदगी बिताई, रेलवे स्टेशन पर सोए। और उन्होंने आज ये संगठन बामसेप 31 राज्य का संगठन बनाया और 550 जिलों का संगठन बनाया। आज करीबन 5000 तहसील में हमारे यूनिट्स है बामसेप के, और भारत में 55,000 ब्लॉक है। 55 से लेकर 60,000 ब्लॉक है। आज 22,000 ब्लॉक में आज बामसेप कार्यरत है, और भारत में 7,20,000 गांव है, उनमें से 2.5 लाख गांव में हमारे यूनिट है। उन्होंने जिंदगी में निर्णय लिया, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में ऐसे ही सफल नहीं होता। वही व्यक्ति जिंदगी में सफल होता है जो किसी भी काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाता है। कोई व्यक्ति सफल नहीं होता ऐरा गैरा नत्तु कह रहा है। मकसद निर्धारित करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव गोल निर्धारित करना पड़ता है कि हमें बनना क्या है। दूसरा, उन्होंने निर्णय लिया कि हमारी समाज की जो समस्या है वो देशव्यापी समस्या है। बेरोजगारी बंगाल की समस्या नहीं, पूरे देश की है। भूखमरी बंगाल में है और बाकी के राज्य में नहीं है, ऐसा नहीं है। आरक्षण खत्म हो रहा है, सभी भारत में हो रहा है। नौकरी समाप्त हो रही है, भारत में हो रहा है। किसान परेशान है, पूरे भारत में। छात्र नौजवान परेशान है, पूरे भारत में। जाति व्यवस्था पूरे भारत में है। तो समस्या हमारी देशव्यापी है,
तो आपका संगठन भी देशव्यापी होना चाहिए। उन्होंने दूसरा निर्णय लिया कि संगठन देशव्यापी होना चाहिए। आज 31 राज्य का संगठन बनाया, भारत में 36 राज्य है। दूसरा उन्होंने निर्णय लिया कि समस्या एक जाति की नहीं है, तो जो भारत में एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी में जो 6743 जातियां बनाई, ये 6743 जातियों की समस्या है, तो संगठन एक जाति का नहीं होना चाहिए। इसलिए 6743 जातियों के प्रतिनिधि इस आंदोलन में होना चाहिए। अगर 6743 जातियों के प्रतिनिधि अगर हम लोग तैयार करते हैं तो उनमें नेतृत्व तैयार हो सकता है। वो लोग अपने जाति का, अपने समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज को सही दिशा दे सकते हैं अगर उनको तैयार कर दिया जाए। तो इसलिए यह संगठन एक जाति का संगठन नहीं है। आज 6743 जातियों में से 3600 जाति के लोग हमारे साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। साथियों, अगर इस बामसेप को कोई एक जाति का भी संगठन बनाने का प्रयास करेगा तो भी बनने नहीं देंगे। कोई करेगा प्रयास तो भी बनने नहीं देंगे। तीसरा, मेश्राम साहब ने निर्णय लिया। आज मेश्राम साहब की उम्र, वामन मेश्राम साहब की उम्र आज 64 साल की उम्र है, 64 ईयर्स। उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे जीते जी बामसेप का आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यह आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। इसलिए बामसेप के द्वारा 85 ऑफशूट विंग बनाए। 85 ऑफशूट विंग, 85 ऑफशूट विंग। जो हमारे अभी एक साथी ने पूछा कि अगर ये कर्मचारियों का संगठन है, मैं तो कर्मचारी नहीं हूं, बांग्ला में बोल रहे थे लेकिन थोड़ा समझ रहा था, क्योंकि मैं भी तो 11 दिसंबर से बंगाल घूम रहा हूं और अभी इधर ही रहूंगा, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं थोड़ा समझने की, सीखने की। आपके बंगाल का अगर राज्य का प्रभारी हूं तो मुझे बांग्ला को समझना होगा, सीखना होगा, तब ना इधर माहौल खड़ा होगा। तो बामसेप कर्मचारियों का संगठन है, तो मैं नॉन एम्प्लॉय हूं, मैं बामसेप में कैसे काम कर सकता हूं? इसका भी समस्या का समाधान बामसेप ने किया और आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 85 ऑफशूट विंग बनाई। उसमें विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा के संगठन है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, महिलाओं का संगठन है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, डॉक्टरों का संगठन बनाया, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंजीनियर लोगों का संगठन बनाया, इंडियन इंजीनियर्स प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान है, जैन है, लिंगायत है, इनको जोड़ने के लिए संगठन बनाया, राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा। फिर इसके अंतर्गत 6 संगठन कार्यरत है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय जैन मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। ऐसे 85 संगठन हम लोगों ने बनाए। आज जो छात्र नौजवान हैं, वो छात्र नौजवान को अगर हम लोग 10 साल इस आंदोलन में इन्वेस्ट करने के लिए अगर उनको तैयार करते हैं, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी छात्र नौजवानों की उम्र 20 साल की है, अगर वो आंदोलन में 10 साल इन्वेस्ट करता है तो 10 साल बाद उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की रहेगी। अगर उसकी उम्र 25 साल की है तो 10 साल बाद उसकी उम्र 35 साल की रहेगी। अगर उनकी उम्र 30 साल की है, अगर उसने 10 साल इस आंदोलन में लगाए तो ज्यादा से ज्यादा 40 साल की उम्र रहेंगी। 10 साल का मामला है। 6 लाख गांव में संगठन पहुंचाने के लिए अगर छात्र नौजवान अपनी जिंदगी के 10 साल अगर लगाते हैं तो बूढ़ा भी नहीं होने देंगे, भरी जवानी में देश चलाने लायक बनाएंगे। और यह हवा में नहीं बोल रहा हूं, कभी जूते चप्पल सिलाने वाले लोगों ने सोचा नहीं था सियासत पर बैठेंगे। बैठ गए ना, यूपी में 3 बार मुख्यमंत्री बने ना। आज लगे तो वो बेच दिया संगठन को, ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर काम कर रही, वो अलग बात है।
लेकिन जिन्होंने कल्पना नहीं की थी, संविधान ने बना दिया ना राष्ट्रपति KR नारायण, रामनाथ कोविंद, कोरी जाति का शेड्यूल कास्ट, कभी सोचा था हमारे लोगों ने? जो गांव के बाहर जिनके साथ अछूत का व्यवहार होता था, उन्होंने सोचा था राष्ट्रपति बनेंगे देश का? संविधान ने बनाया भाई। कभी सोचा था हमारे चप्पल जूते का काम करने वाले लोगों ने कि साला मुख्यमंत्री भी बनेंगे? 3 बार बनाया उधर यूपी में, संविधान ने बनाया, इस विचारधारा ने बनाया, आंदोलन ने बनाया। तो यह कोई काल्पनिक कथा तो नहीं बोल रहा हूं। और किस आधार पर बोल रहा हूं? क्योंकि समाज जिनको अपना नेता मानता है, आज उनकी उम्र 60 के ऊपर है, 10 साल बाद मरने के कगार पर है। मुझे नाम बताओ, उनकी एज बताता हूं। मायावती, मुलायम सिंह 60 के ऊपर है, नीतीश कुमार और जीताराम मांझी, लालू प्रसाद यादव 60 के ऊपर है, रामविलास जी तो चले गए। उधर शिबू सोरेन झारखंड लगा हुआ है, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा 60 के ऊपर है। ओडिशा में जाओ, नवीन नाथ पटनायक कायस्थ है, वो भी 60 के ऊपर है। उधर जाओ गुजरात में छोटू भाई वसावा, वो भी 60 के ऊपर है। महाराष्ट्र में जाओ, शरद पवार 60 के ऊपर है, रामदास अठवले, प्रकाश आंबेडकर 60 के ऊपर है। जिनको समाज अपना नेता मानता है, आज उनकी उम्र 60 के ऊपर है और ये लोग 10 साल में मरने वाले हैं। तो जब 10 साल बाद अगर ये लोग चले जाएंगे उधर, तो समाज में तो खाई निर्माण होगी ना। तो इसको पूरा कौन करेगा? ये हम ही लोगों को पूरा करना होगा। इसलिए हम लोगों ने छात्र नौजवानों के संगठन बनाए। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, ये प्लान बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन 85 है। इस देश में आंदोलन चलाने वाला ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाया भारत मुक्ति मोर्चा। भारत को मुक्त करना है ब्राह्मणवादियों से। और ये अभी से नहीं, 42 ईयर्स से बामसेफ काम कर रहा है। किसी ने सुना नहीं होगा बामसेफ का ट्रेनिंग कैंप या ये, लेकिन नाम तो जरूर जाने होंगे आप लोग। बामसेफ का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथियों, ये छात्र नौजवानों को तैयार करने के लिए 4 किस्म का ट्रेनिंग हम लोग चलाते हैं। पहला ट्रेनिंग, समाज का काम क्यों करना चाहिए, हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कैंप 5 दिन का। फिर कैसे करना चाहिए, मैनेजमेंट का ट्रेनिंग है। भारत सरकार कहती है भारत का विद्वान व्यक्ति IAS है। अगर विद्वान है तो 2.5 साल की ट्रेनिंग क्यों देते हो? फिर विद्वान है तो उसको ट्रेनिंग क्यों देते हो? इसी प्रकार से मैनेजमेंट का ये ट्रेनिंग है संगठन में 5 दिन का ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग कैंप, कैसे करना है। तीसरा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग्स फॉर ट्रेनर, प्रशिक्षक तैयार करते हैं। और चौथा ट्रेनिंग है ट्रेनिंग्स फॉर लीडरशिप, लीडरशिप तैयार करने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लीडरशिप होनी चाहिए, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जाति में लीडरशिप होनी चाहिए। तो इसलिए 4 प्रकार का ट्रेनिंग हम लोग चलाते हैं। तो ये आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 85 संगठन बनाए। उसके बाद में आज 42 ईयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल और वोकल मीडिया हम लोगों को दिखाई नहीं दे। ये लाइव है, आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, लेकिन मुझे जब YouTube पर सर्च करोगे प्रेम कुमार गेड़ाम, तो आपको पता चलेगा कि भाई हम किस व्यक्ति को यहां पर बुलाए थे और मीटिंग लिए थे। क्योंकि हमारे लोगों तो अपनों को तो जानते नहीं, क्योंकि 24 घंटे मोदी दिखाई देता है, उनको जानते। JNU में मैंने 2 महीना फील्ड वर्क किया, वो कन्हैया कुमार मेरी मीटिंग में था, उसको आप जानते हो। सारंगपुर में मेरा ट्रेनिंग कैंप हुआ, ये लाइव चल रहा है। और ये यहीं पे नहीं बोलता हूं, देश भर में बोलता हूं। वो सारंगपुर का जो रावण है चंद्रशेखर, वो मेरे ट्रेनिंग कैंप में था, उसको टीवी पर दिखाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये आर पार की लड़ाई है। अगर ये विचारधारा अगर जन जन तक पहुंच गई तो भारत में फ्लड आ जाएगा, वो भी जानते हैं। इसलिए वो लोग खबरदारी ले रहे हैं कि सब कुछ हो जाए लेकिन वामन मेश्राम टीवी पर नहीं आना चाहिए। सब कुछ हो जाए, प्रेम कुमार गेड़ाम टीवी पर नहीं आना चाहिए। मैं 2006 से ये काम कर रहा हूं फुल टाइमर, पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर।
साथियों, हम लोगों ने प्लान बनाया और सोशल मीडिया को हम लोग स्ट्रांग किए। सोशल मीडिया में एमएन टीवी हम लोग चलाते हैं, हिंदी में, मराठी में। एमएन न्यूज बांग्ला में चल रहा है। अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि 31 राज्य में 31 एमएन टीवी के चैनल निर्माण करने का, स्टूडियो निर्माण करने का, फिर कमिश्नरी लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर तहसील लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर और गांव देहात तक 3-3 महीने का हम लोगों ने टास्क लिया है। सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है, फ्री मीडिया है। इस मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, टीवी चैनल मीडिया से नंबर 1 का मीडिया आज वर्तमान में सोशल मीडिया है। हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस मीडिया को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग किया जाए। इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और संगठित तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। साथियों, 5 बामसेप के भवन हैं, 2 आपके बंगाल में हैं, आप ही लोगों के पैसों से बनाए हैं। एक मल्लिकापुर में है और एक दमदम चिड़िया मोड़ पर है। 2 महाराष्ट्र में है, पुणे में, और एक उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। 196 ऑफिसेस है, कुछ खरीदे हुए है, कुछ किराए पर चल रहे हैं। और 18 राज्यों में लोगों ने हमको जमीन दान दी है। हम दिसंबर 2022 तक 18 राज्यों में बामसेप भवन बनाने वाले हैं। पहले एक फुल टाइमर थे वामन मेश्राम साहब, आज गांव देहात से लेकर सेंट्रल तक मेरे सरी के 2000 पूर्णकालीन प्रचारक है, जो हम लोग निरंतर घूमते रहते इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने के लिए। और आने वाले दिनों में हम लोग 10,000 पूर्णकालीन प्रचारक बनाना चाहते हैं। 258 किताबें हम लोग टाइटल छापते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की संगठन के द्वारा। इस तरीके से डेली पेपर भी निकलता है हिंदी और मराठी में, दैनिक मूल निवासी नायक। ये सारा आपको मोबाइल में सर्च करोगे तो मिलेगा। 7 भाषा में साप्ताहिक चलाते हैं हम लोग। 2 मैगजीन चलाते हैं, एक अंग्रेजी और हिंदी। साथियों, हमारे समाज में सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है कि हमारे समाज में लाखों संगठन निर्माण हुए हैं। विभाजन तो जातियों में है ही, लेकिन समाज में लाखों संगठन निर्माण किए। ये लाखों संगठनों की वजह से क्या हो रहा है जानते हो? समाज का समय डिवाइड हो चुका है, समाज का पैसा डिवाइड हो चुका है, समाज का टैलेंट डिवाइड हो चुका है लाखों संगठनों में। जिस वजह से देशव्यापी कोई संगठन और देशव्यापी साधन संसाधनों का निर्माण नहीं हो रहा है। और वो प्रयास कर रहे हैं। आप जाति का संगठन बनाइए, आपको पैसा देंगे और बोलेंगे ज्यादा काम करो, और चाहिए और लो। लेकिन अगर आप SC ST OBC एंड माइनॉरिटी को इकट्ठा करने का अगर काम करोगे तो आपको रोकेंगे। तो हम लोगों ने भी प्लान बनाया कि इन लाखों संगठनों को अगर इकट्ठा करना है तो क्या मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का एक मंच बनाया, संगठन नहीं। बहुजन क्रांति मोर्चा ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जिसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। लाखों संगठन इसके संयोजक बन सकते हैं, कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो वो लाखों संगठनों को एक बात हम लोग समझा रहे हैं कि आप अपना डंडा झंडा एजेंडा बरकरार रखो, क्योंकि वो छोड़ने वाले नहीं है। तो बरकरार रखो। हम भी अपना झंडा डंडा एजेंडा बरकरार रखते हैं, लेकिन जब भी समाज की कोई मौलिक समस्या आती है तो आप भी अपना झंडा डंडा एजेंडा लेकर आओ, हम भी अपना झंडा डंडा एजेंडा लेकर आते हैं। तो इस देश में एक ताकत का निर्माण हो सकता है। अगर लाखों झंडे और डंडे अगर एक मंच पर आ गए तो भारत में फ्लड आ जाएगा, सामाजिक क्रांति का माहौल बनेगा। आज अनुकूल परिस्थिति है, इसीलिए बहुजन क्रांति मोर्चा ये मंच हम लोगों ने बनाया, जिसमें आज करीबन पूरे ऑल इंडिया में 10-12 हजार संगठन मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। आखिरी एक बात बताकर मेरी बात खत्म करना चाहता हूं। साथियों,
दुश्मन ऑर्गेनाइज वे में हमको गुलाम बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे गुलाम बनाकर रखा, उसी प्रकार से कन्याकुमारी के लोगों को रखा है। उसका तरीका एक ही है। गुजरात के लोगों को जैसे गुलाम बनाकर रखा, उसी प्रकार से बंगाल के, आसाम के लोगों को भी गुलाम बनाकर रखा है। तरीका एक ही है। अगर ऑर्गेनाइज वे में अगर दुश्मन हमको गुलाम बना रहा है, तो हम लोग अगर आइसोलेशन में रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा सत्यानाश होगा। आइसोलेशन मतलब अलग अलग। अगर दुश्मन ऑर्गेनाइज वे में गुलाम बना रहा है, तो हमें भी ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश में आजादी का आंदोलन चलाना होगा। तो हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है। उद्देश्य नो कॉम्प्रोमाइज, विचारधारा नो कॉम्प्रोमाइज, कार्यप्रणाली नो कॉम्प्रोमाइज। इसके दायरे में रहकर जो काम करना चाहते उनको साथ में लेते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं तो उनको नमस्ते करते हैं और कहते हैं जब समझ में आओ तब आओ। ये क्राइटेरिया है कि उद्देश्य, विचारधारा और कार्यप्रणाली के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। साथियों, ये जो भी आंदोलन बामसेप का मैंने बताया, ये आंदोलन कोई अलग आंदोलन नहीं है। जो मोहम्मद साहब ने जो आंदोलन चलाया वही आंदोलन है, कोई अलग आंदोलन नहीं है। मोहम्मद साहब ने उनके इंतकाल के वक्त 5 बातें बताई। पहली बात थी कि किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना, और बाबा अम्बेडकर ने कहा 4 दिसंबर 1956 में कि किसी भी संगठन में ब्राह्मणों को मत लेना। तो मोहम्मद साहब का और बाबा साहब का आंदोलन कोई अलग नहीं था। दूसरी बात मोहम्मद साहब ने कही, इकरा करो। बाबा साहब ने कहा पढ़ाई करो, ज्ञान हासिल करो। तीसरी बात मोहम्मद साहब ने कही जिहाद करो। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। चौथी बात मोहम्मद साहब ने कही मसावाद प्रस्तावित करो, इत्तेहाद कायम करो। बाबा साहब ने समता प्रस्तावित करने के लिए जिंदगी लगाई। और 5वीं बात मोहम्मद साहब ने कही थी जालिम का साथ मत दो, मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। अगर वर्तमान भारत का मुसलमान अगर ये मोहम्मद साहब के 5 बातों को भी अगर अमल करते हैं ना, मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। जो निर्णय लेने वाली कौम है, जो सियासत पर बिठाने वाली कौम है, जिन्होंने खुद का भी सत्यानाश खुद ने किया और SC ST OBC का भी सत्यानाश इस देश में हो रहा है गलत निर्णय की वजह से। तो बाबा साहब ने पीड़ित दुखी लोगों के लिए, मोहम्मद साहब ने कहा जालिम का साथ दो मत दो, मजलूम का साथ दो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी, पीड़ित, शोषित लोगों के लिए अपने 4 बच्चे खो दिए, बीवी खो दिए, खुद मर गए। तो मोहम्मद साहब का आंदोलन और बाबा साहब का आंदोलन कोई अलग आंदोलन नहीं था। जो आंदोलन मोहम्मद साहब का था वही आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे थे। इस्लाम में एक बात है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे और इसके बाद पैगंबर पैदा होने वाले नहीं है। सही कह रहा हूं या गलत? लेकिन मैसेंजर कोई भी हो सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है मुस्लिम भाइयों को। दुनिया में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, पैदा होने वाले नहीं है, लेकिन मैसेंजर कोई भी हो सकता है। तो लिखा है क्या ऐसा कि मैसेंजर मुसलमान ही होना चाहिए? है अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का है या पूरे कायनात का है? और उस कायनात में हम लोग हैं। ये बात तो हमारे मुस्लिम भाई भूल जाते हैं जल्दी। मैसेंजर कोई भी हो सकता है। उस वक्त मैसेंजर बाबा साहब अम्बेडकर हो सकता है, और हो सकता है इस वक्त मैसेंजर बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हो। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं अगर आप लोग सही काम नहीं करोगे तो वो किसी से भी करवा सकते हैं, और वो आपको पूछेंगे भी नहीं इससे करूं या उससे करूं। तो इसीलिए इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोग
डर से कुछ फैसला लेना चाहते हैं कि बीजेपी आएगी। क्या करेगा भाई? आएगी तो क्या उखाड़ लेगा हमारा? है 2001 में आ गई थी, क्या उखाड़ लिया भाई अटल बिहारी ने? 2014 में आ गया नरेंद्र मोदी, क्या उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ लिया मुसलमानों का? अभी 2019 में आ गई, कुछ उखाड़ लिया? लेकिन डराते बीजेपी आएगी, रोकना होगा। तो फिर मुसलमान आंख बंद करके, कोई समर्थन मांगे या ना मांगे, कोई समर्थन मांगे या ना मांगे, बीजेपी को रोकना है करके गधे को भी चुनकर भेज देते। जा साला, वो मांग भी नहीं रहा है समर्थन। इसलिए हम लोगों को विकल्प खड़ा करने की जरूरत है। अगर मजलूम के साथ अगर मुस्लिम भाई खड़े हो जाते हैं तो इस देश में विकल्प खड़ा हो जाएगा। और बामसेब इस देश में विकल्प खड़ा किया है, उस विकल्प को मजबूत करने की जरूरत है। 42 साल से काम कर रहा है, ये मजलूमों का आंदोलन है। मैं आप सभी लोगों को, यहाँ पर क्रिश्चियन भाई भी है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के हमारे साथी बिशप कामले जी जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा चला रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल अजहरी साहब है, मौलाना हजरत नोमानी साहब का भी नाम आपने सुना होगा, जो हम लोग साथ में, सज्जाद नोमानी साहब, वली रहमानी साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। तो हम सब लोग जो है मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं। तो इस देश में SC ST OBC अगर हम लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं तो ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं। अगर अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो क्रिश्चियन की भी पिटाई होगी, मुसलमानों की भी होगी, SC की भी होगी, ST की भी होगी, OBC की होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मिलजुल कर लड़ाई लड़ना चाहिए तो ये प्रस्ताव मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। निर्णय लेना आपके पास है। किसी को ऐसा पकड़ कर तो नहीं लाया जा सकता ना, चलो बामसेब में, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आपके ऊपर है। धन्यवाद।